हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है कोरोसिन। इससे पहले हमने सेल्स के पर डिस्कशन कर लिया था, सारे सेल डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आज ये लास्ट टॉपिक हम और डिस्कस करने जा रहे हैं, कोरोसिन। व्हाट इज कोरोसिन? आपने देखा होगा कि जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, अगर उनको एयर में और वाटर में एक्सपोज किया जाए तो क्या होता है, उनकी सरफेस पर कुछ अलग कलर की एक कोटिंग बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, ऐसे ही ब्रास है या कॉपर है या ब्रॉन्ज है, इसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। सिल्वर है, इस पे व्हाइट कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ये जो डिफरेंट ऑक्साइड्स सल्फाइड्स के बन जाने की वजह से इनकी सरफेस पर जो डिफरेंट कलर की कोटिंग आ जाती है, इसी को कहते हैं कोरोसिन। आयरन की जो कोरोसिन होता है उसको हम रस्टिंग भी कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट जंग जिसे बोलते हैं ना, कि आयरन पर जंग लग गया है ना, तो उसको ही हम कोरोसिन या रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। तो व्हाट इज कोरोसिन? हाउ विल यू डिफाइन कोरोसिन? तो कोरोसिन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, resulting the formation of compounds like oxides, sulfides, carbonate, etc. is called corrosion. This is the definition. The process of slowly eating away और slowly decay भी लिख सकते हैं। slowly eating away और slowly decay कहते नहीं है कि आयरन लोहे को जंग खा गई, eating away। तो the process of slowly eating away of the metal due to attack of एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के अटैक द्वारा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एटसेट्रा इज कॉल्ड कोरोसिन। एग्जाम्पल हमने बताए थे। फॉर एग्जाम्पल, development of brown coating on iron surface। आयरन की सरफेस पर जो ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, ब्राउन कलर का जो है वो डेवलपमेंट होता है कोटिंग का, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज। इन सब में कॉपर होता है। आपने घर में देखा होगा पीतल के कुछ बर्तन हैं, अगर बहुत दिनों से घर में कहीं पड़े हुए हैं तो उन पे एक ग्रीन कलर की कोटिंग, ग्रीन सरफेस पे जो है वो कोटिंग आ जाती है, तो ये कहलाती है कोरोसिन ऑफ ब्रास। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ व्हाइट कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर। सिल्वर जानते ही होंगे, सिल्वर जो है वो आपकी Ag
ठीक है ना, एल्युमिनियम Al, बहुत से लोग एल्युमिनियम को सिल्वर समझते हैं, सिल्वर Ag चांदी को कहते हैं। तो ये सारी जो व्हाइट कोटिंग नहीं कहिए बल्कि इसकी चमक जो है वो होने लगती है। तो यहां पर डेवलपमेंट ऑफ व्हाइट सरफेस या व्हाइट कोटिंग न बोल के टर्निशिंग, टर्निशिंग द सरफेस ऑफ सिल्वर, उसकी जो चमक होती है वो धीरे धीरे ब्लैक सी पड़ने लगती है। व्हाइट कोटिंग एक्चुअली एल्युमिनियम पर व्हाइट कोटिंग होती है और सिल्वर की जो चमक होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है, ब्लैकिश सा होने लगता है, सल्फाइड्स बनने लगते हैं, इसलिए ब्लैकिश हो जाता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे वो काय के थे, कोरोसिन के थे, जो कि आपने डेली लाइफ में बहुत सारे देखे हैं। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस कोरोसिन, हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस, कैसे आयरन की जो रस्टिंग होती है, कैसे इस पर कोरोसिन होता है, इसका हम स्टडी करेंगे। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। एक बात समझिए कि जो आयरन की रस्टिंग होती है वो होती क्यों है, किस वजह से आयरन पर ये रस्ट का फॉर्मेशन होता है, तो हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आयरन, ऐसा कहा नहीं जाता है, ऐसा देखा गया है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है कि जब आयरन को एयर और मॉइस्चर में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, उस पर एक गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको पता है गैल्वेनिक सेल बनने में एक इलेक्ट्रोड होता है जो मोर रिएक्टिव मेटल का होता है जिसको एनोड कहते हैं, और एक कम रिएक्टिव मेटल का होता है जिसको कैथोड कहते हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब आयरन की जो रस्टिंग होती है उसमें कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, क्या इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको बता दें कि आयरन में कोई ना कोई मेटल इंप्योरिटी के रूप में प्रेजेंट रहती है, और जब आयरन को मॉइस्चर और एयर में एक्सपोज किया जाता है तो क्या होता है, उसकी सरफेस पर वाटर जो कलेक्ट होता है, नमी कलेक्ट होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड घुलने की वजह से क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ऑक्सीजन भी घुली रहती है, तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो आयनाइज होकर एचाइन देता है और ये इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करने लगता है। आयरन एनोड का वर्क करती है, और उसमें प्रेजेंट कम रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर है, इस तरह की कोई कम रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट है, वो कैथोड का वर्क करने लगती है। तो आप समझ गए कि आयरन हो गया एनोड, उसमें कोई कम रिएक्टिव मेटल हो गई कैथोड, और जो कार्बोनिक एसिड बन गया वो हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको अब हम हर सेल पर, एनोड पर, इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन होती है उसको देखेंगे। एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। तो देखिए एचाइन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो आयरन होता है, एचाइन क्या करेगा, एचाइन को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन। कहां से चाहिए, आयरन से लेता है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, आयरन Fe+2 आयन में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और साथ ही साथ H आयन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। H आयन इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन में बदलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर में बदल जाएगी। ये रिएक्शन होती है। कुल मिला के क्या होता है
कि आयरन की सरफेस पर ऑक्सीजन और एचाइन की प्रेजेंस में Fe+2 आयन बनते हैं। ये फेरस आयन फिर से एयर से रिएक्ट करते हैं और ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये फेरिक ऑक्साइड वाटर के साथ कॉम्बिनेशन करके Fe2O3 into XH2O हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इसको हम नोट कर लेते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of electrochemical theory in following steps. सबसे पहला है कि वाटर वेपर्स का मेटल की सरफेस पर कलेक्शन। तो वाटर वेपर्स on the surface of iron dissolves CO2 and O2 to form कार्बोनिक एसिड। सबसे पहले होता क्या है, उसकी सरफेस पर CO2 डिसॉल्व होती है वाटर में और वो क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड। ये क्या है, दिस इज कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड आयोनाइज्ड in small extent। ये वीक एसिड है इसलिए कम आयोनाइज होता है और इस तरह से एचाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका कार्बोनिक एसिड बना और कार्बोनिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है और इलेक्ट्रोलाइट इसमें तैयार हो गया तो ये सेल बन जाएगा। इसमें आगे लिख सकते हैं, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, आयरन मेटल जो है acts as anode and it oxidizes in presence of H and O2। भाई जब H और O2 ये पहुंचे आयरन के पास, एचाइन कह रहा है इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। आपको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से आयरन ऊपर है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये आसानी से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसलिए ये किसमें बदल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, Fe। इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लें इक्वेशन सेकेंड। थर्ड क्या हो जाएगा, Fe इक्वल Fe+2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑन विच इलेक्ट्रोड, ऑन Fe एनोड। Fe ही इसमें एनोड का वर्क कर रहा है, उस पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन थर्ड। आयरन अपने इलेक्ट्रॉन दे बैठा, किसकी प्रेजेंस में, H की प्रेजेंस में। अगर ये नहीं होते
मतलब इस पे नमी और ऑक्सीजन ये कलेक्ट नहीं होती तो ये नहीं होता, ये होगा इन्हीं की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन हो गया किसका, आयरन का। किसमें, Fe+2 आयन में। तीसरा हमने बताया था कि जो मेटल इसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है वो काय का वर्क करेगी, वो करेगी कैथोड का वर्क। और उस मेटल पर क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाएंगे, वाटर में चेंज हो जाएंगे। तो लिख लीजिए नेक्स्ट, द मेटल प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी, जो हमेशा कैसी होती है, लेस रिएक्टिव, एक्ट्स एज कैथोड एंड H and oxygen reduces at this electrode। कैसे, इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन और H जाके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2। ये आपका रिडक्शन हो गया, ये इक्वेशन आ गई 4। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, एडिंग थर्ड प्लस फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड प्लस 4, क्या हो जाएगा देखिए, Fe, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो आ जाएगा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H इक्वल 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2। दिस इज द फाइनल रिएक्शन कि वाटर, ऑक्सीजन और H आपस में रिएक्ट करके क्या बन गया, मेटल की सरफेस पर फेरस आयनों का फॉर्मेशन हो गया। तो फाइनली एक हम कंक्लूजन पर पहुंचे कि आयरन की सरफेस पर फेरस, जो आयरन है Fe, वो फेरस आयनों में कन्वर्ट हो गया। अब ये फेरस आयन क्या करेंगे, ये फेरस आयन जो हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, फेरिक ऑक्साइड। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये जल्दी से आप नोट कर लें 3 पॉइंट 1, 2, 3। तो अगला पॉइंट हम आपको आगे बताते हैं। तीनों पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। अगला पॉइंट है कि जो फेरस आयन है, फोर्थ पॉइंट है, फेरस आयन thus formed react with dissolved O2 and water to form फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड, Fe+3, ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी देखिए, 2Fe+2 प्लस O2 प्लस 2H2O इक्वल Fe2O3 प्लस 4H2O, यहां कर लीजिए,
तो ये हो जाएगा Fe2O3 प्लस 8H। ये आपकी रिएक्शन किस पे हो गई? जो फेरस आयन बन गए थे वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके किस में बदल गए? वो बदल गए आपके फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है ना। तो ये Fe आयन ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड और H आयन बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा रिएक्शन में देख लीजिए, थोड़ा सा बैलेंस नहीं है। आप क्या करें, यहां पे करते हैं 4Fe, तो ये हो जाएगा 2Fe2O3, 6 ऑक्सीजन हो गए, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 8H आयन 8H आयन। अब ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। तो ये क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। आगे देखें, जब फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया तो ये वाटर से कंबाइन करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देता है। फेरिक ऑक्साइड combines with water to form hydrated ferric oxide। इसका फार्मूला है Fe2O3 इंटू XH2O। X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से ये कम ज्यादा हो सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रस्ट, विच इज नोन एज रस्ट। जंग जिसे बोलते हो, रस्ट, आयरन पर जंग लग जाती है, वो ये फार्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा? Fe2O3 प्लस XH2O इक्वल Fe2O3 इंटू XH2O, दिस इज रस्ट। तो ये पूरी प्रोसेस है रस्टिंग ऑफ आयरन। काफी बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में ये रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है इसको पूछ लिया जाता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस इन 4 स्टेप्स। सबसे पहले क्या हुआ? कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड बनने के बाद क्या हुआ? आयरन का फेरस आयनों में ऑक्सीडेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? फेरस आयन ऑक्सीजन और H आयन से रिएक्ट करके किस में बदल गए? फेरिक ऑक्साइड में बदल गए। और लास्ट में फेरिक ऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लिया। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आपने 10th क्लास में थोड़ा सा कोरोसिन के बारे में पढ़ा था और प्रोटेक्शन इसका कैसे करते हैं ये भी पढ़ा था। तो प्रोटेक्शन के बारे में और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन। तो आगे देख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोसिन। देखिए, प्रिवेंशन का मतलब है बचाव। हम किसी भी मेटल को कोरोड होने से कैसे बचाएंगे? तो सबसे पहला आप इफेक्टिव मेथड है और सिंपल मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन इस मेथड में क्या करते हैं? जैसा कि आपने समझा कि मेटल की सरफेस पर जब मॉइस्चर और एयर अटैक करेगी तभी उसका कोरोसिन होगा। अगर इनसे दूर रखा जाए तो क्या होगा? उसका कोरोसिन नहीं होगा। जैसे हम लोग बीएड करते थे तो ये बताते थे कि बच्चों के बारे में कि बच्चों को अगर किसी गलत लत को नहीं लगने देना है तो उनको उन गलत चीजों से दूर रखना चाहिए, न कि उनके पास रखो और कहो ये गलत चीज है इसको मत करो। अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग विचार है। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें गलत और सही के बारे में बता दें, फिर उनका अपना वो है।
कि वो क्या करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनको ये बात की समझ नहीं होती है। तो ये कहते थे कि छोटे बच्चे से कहो कि आप सिगरेट मत पियो, और आप उसके सामने रोज सिगरेट पिए, तो वो एक बार तो कश लगा के देखेगा ही कि भाई इसमें क्या बात है ना। हो सकता है वो उस बुरी आदत में पड़ जाए। हाँ, उसके सामने कभी सिगरेट वाला माहौल आने ही मत दो। फिल्मों में शायद इसीलिए बैन लगाया गया था कि लोग फिल्मों में देख के उसकी कॉपिंग करते हैं। तो रस्टिंग किस वजह से हो रहा था? वो हो रहा था मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने से। उसके कांटेक्ट में आने से रोक दो, रस्टिंग नहीं होगा। आयरन को अगर वैक्यूम में रख दिया जाए तो रस्टिंग उस पर नहीं होगी। मॉइस्चर ना आने दिया जाए तो रस्टिंग नहीं होगी। या बिल्कुल प्योर आयरन होगा तो उसमें गैल्वेनिक सेल नहीं बन पाएगा, आसानी से रस्टिंग नहीं होगी। तो सबसे पहला है बैरियर प्रोटेक्शन। अब ये बैरियर प्रोटेक्शन करते कैसे हैं? इसमें क्या कर सकते हैं, मेटल की सरफेस पर पेंट लगा दो। जब पेंट कर देंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर जो है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो बाय कोटिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल बाय पेंट। घरों में अक्सर पेंट, लोहे की जो चीजें लगी होती है, ग्रिल्स वगैरह हैं, या आयरन के जो भी आपकी मशीनरी वगैरह होती है, उन पे जनरली हम पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं? पेंट करने का मेन मकसद होता है कोरोसिन से प्रोटेक्शन। सजावट तो होता ही होता है, देखने में अच्छा, सजावट के लिए तो अपने डिफरेंट कलर्स करते हैं, बट मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रोटेक्ट द मेटल। दूसरा, बाय कोटिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल बाय ऑयल और ग्रीस। आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज में पेंट वेंट पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, जो मशीन का ऑयल या इंजन का ऑयल निकलता है वो लोहे की चीजों पर लगा देते हैं। तो क्या होता है, या ग्रीस लगा देते हैं या वो ऑयल लगा देते हैं, जिससे उसका प्रोटेक्शन हो जाता है, वो आसानी से कोरोसिन आयरन का नहीं होता है। तो इस तरह से हम ऑयल और ग्रीस का कोटिंग करके भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तीसरा, बाय कोटिंग द सरफेस ऑफ मेटल बाय नॉन कोरोडिंग मेटल। जैसे आपने देखा है कि आयरन पर निकेल की कोटिंग कर दी जाती है। आपने बाइसिकल के हैंडल वगैरह देखे होंगे, वो निकेल कोटेड होते हैं, है ना। मोटरसाइकिल की रिम वगैरह पे भी निकेल कोटिंग आती थी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको ज्यादा रिएक्टिव मेटल पर कोटिंग कर देते हैं, तो भी उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से सिल्वर, मतलब चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने होते हैं, उनपे किसकी, गोल्ड की कोटिंग कर दी जाती है। तो इस तरह से लेस रिएक्टिव मेटल की मोर रिएक्टिव मेटल पर कोटिंग कर दें तो भी उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। ये भी एक तरह का बैरियर प्रोटेक्शन है। एक और है बाय कोटिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल बाय सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे आयरन फॉस्फेट है, इसमें डिप करके आयरन को रख दें तो उसकी एक प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है सरफेस पर, और उसके बाद उसका आसानी से कोरोसिन नहीं होता है। तो दीज आर द मेथड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल बाय कोरोसिन, बैरियर प्रोटेक्शन। दूसरा है सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन।
सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन क्या है? अगर हम किसी मेटल पर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दें तो क्या होगा? उस मेटल की जो ज्यादा रिएक्टिव है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो जब भी कोई ऐसा केमिकल या आयन उसके पास आएगा जो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी, उसकी प्रोटेक्शन करेगी। जैसे गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन। क्या होता है गैल्वेनाइजिंग आयरन? आयरन पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो क्या होता है, एक तो जिंक का कोटिंग करने से जिंक एयर से ऑक्सीडाइज होकर जिंक ऑक्साइड बन जाता है। जिंक ऑक्साइड की जो फिल्म होती है वो प्रोटेक्टिव फिल्म होती है, वो आसानी से फिर नमी वगैरह से या एयर से रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर कहीं वो गैल्वेनाइज्ड आयरन पर क्रैक आ जाए तो क्या होगा? नमी अंदर जाएगी। जब नमी अंदर जाएगी तो क्या कहेगी? वो H आयन और ऑक्सीजन होंगे, वो आयरन से कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो होगा क्या कि जो जिंक है, जिंक कहेगा भाई हमारे इलेक्ट्रॉन, क्यों? जिंक की टेंडेंसी आयरन से पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो जिंक रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जब तक उस पर जिंक की फिल्म पूरी तरह से फिनिश नहीं हो जाती तब तक जिंक अपने इलेक्ट्रॉन आयरन को देता रहेगा। इस तरह से उसका प्रोटेक्शन कर देगा। तो ये है सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन। अपने का जिंक सैक्रिफाइस कर देता है किसको? आयरन को बचाने के लिए। और जब जिंक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा तब नंबर आएगा उसका कोरोसिव होने का। तो दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन। सो गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की बातें पूछ ली जाती है। तीसरा है आपका बाई कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है? जैसे जमीन के अंदर आपके पाइप्स पड़े हुए हैं, काफी सालों तक ये पड़े रहेंगे। अब इन पर पेंट करोगे वो भी खराब हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से जोड़ देते हैं। ये तो हो जाती है एनोड और ये बन जाता है कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यहां पर कोई केमिकल आया, उसने आयरन से कहा भाई इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो Mg तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन उससे पहले दे देता है। तो जमीन के अंदर जो पाइप्स वगैरह डाले जाते हैं या टैंक वगैरह, पेट्रोल के टैंक वगैरह रखे जाते हैं, तो उनको कोरोजन होने से बचाने के लिए मैग्नीशियम मेटल के टुकड़ों से जोड़ दिया जाता है। और उसमें पता होता है कि एवरेज लाइफ इनकी क्या है, बाद में इनको बदल दिया जाता है। तो जो आयरन के टैंक्स हैं या आयरन के जो पाइप्स हैं उनका कोरोजन नहीं होता है और वो मेटल जो है वो कोरोड हो जाती है और उसको बीच बीच में बदलते रहते हैं। तो दीज आर द सर्टेन मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया और इस चैप्टर के पूरे होने के साथ साथ आपके नोट्स भी कंप्लीट हो गए होंगे, नहीं हुए तो उनको कंप्लीट कर लीजिए। अब एक बात आपको बता दें कि जो 2021 में एग्जाम होने जा रहा है उसमें सिलेबस में से सेल्स आपके जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी सेल बताए, फ्यूल सेल बताए और ये कोरोसिन बताया, ये सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। फिर आप सोच रहे होंगे इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए पढ़ने की जरूरत सभी की है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको देना है तो पढ़ना सारा है, लेकिन बोर्ड के टाइम आप ये लिख लें नॉट इन सिलेबस फॉर 2021। ये सेल्स और ये कोरोसिन 2021 के सिलेबस में नहीं है, तो उस टाइम आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं, तैयार करना है कि ये उसी का हिस्सा है और इसको अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही हमने एक पोर्शन जरूर अभी आपको छोड़ दिया है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट सिलेबस से अभी हटा दिया गया है। इसका हम अलग से वीडियो लेक्चर डाल देंगे जिससे आप उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका चैप्टर पूरा हो गया, इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। अब हम आगे न्यू चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।